गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पैदा हुए और हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में आपने ख्याति पाई। प्रस्तुत पाठ साहित्य की निबंध विधा पर आधारित है। आइए पाठ का सार जानते हैं। उपरोक्त पाठ को हमने 8 बिंदुओं में विभाजित किया है। इसका प्रथम बिंदु है प्रेमचंद का चित्र। लेखक के समक्ष प्रेमचंद का एक फोटो है जो सपत्नी है, अर्थात उस फोटो में प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं। प्रेमचंद का पहनावा लेखक ने आगे बताया है कि वे एकदम साधारण धोती कुर्ते के साथ हमारे समक्ष आते हैं। सिर पर उन्होंने मोटी टोपी पहनी है और गालों की हड्डियां उभरी हुई नज़र आती हैं, लेकिन घनी मूंछों के कारण उनका चेहरा थोड़ा भरा हुआ सा जान पड़ता है। पाँव में कैनवास के जूते प्रेमचंद ने पहने हैं, जिनके बंद बेतरतीब तरीके से बांध लिए गए हैं। दाएं पैर का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर का जूता फटा हुआ है, अर्थात बाएं पैर के जूते की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिसके कारण उसमें से अंगुली बाहर दिखाई दे रही है। तो प्रेमचंद का यह चित्र लेखक जिस समय अपने सामने देखते हैं तो सोचते हैं कि प्रेमचंद जैसा महान साहित्यकार, लेकिन जब उसने फ़ोटो खिंचवाया तो वो इस तरह से एकदम साधारण सी वेशभूषा में कैसे खड़ा हुआ और क्यों उसने फटे हुए जूते पहने। दूसरे बिंदु में हम लेखक की इसी चिंता के विषय में पढ़ रहे हैं कि फ़ोटो में वो प्रेमचंद की जब दयनीय स्थिति देखते हैं तो बहुत चिंतित होते हैं। लेखक के अनुसार प्रेमचंद में शायद पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। अमूमन आम इंसान जब किसी खास मौके पर कहीं जाता है तो उसका पहनावा उस मौके के अनुसार होता है और वह उसी तरह की साज सज्जा अपने शरीर पर धारण करता है। लेकिन प्रेमचंद ऐसे लोगों में से नहीं हैं जो परिस्थितियों के अनुसार या स्थितियों के अनुसार अपनी पोशाकें बदलते रहें। साथ ही शायद उन्हें अपनी इस स्थिति पर लज्जा भी नहीं है, ज़रा भी शर्म भी प्रेमचंद को इस बारे में महसूस नहीं हुई कि वे जब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं तो उस समय उनकी जो फ़ोटो है वो किस तरह से आएगी। शायद उस फ़ोटो में उनके जूते अगर फटे हुए दिखाई देंगे तो उससे उनका उपहास भी बन सकता है, लेकिन इसके विषय में प्रेमचंद ने ज़रा भी नहीं सोचा, बल्कि उनके चेहरे पर एक बेपरवाही दिखी और उसका बेपरवाही का विश्वास उन्हें दिखा कि उन्हें फटे हुए जूतों से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे इसमें हम बता रहे हैं तीसरे में कि फोटो में व्यंग्यात्मक मुस्कान। लेखक बहुत ही बारीकी से प्रेमचंद के उस चित्र का अवलोकन कर रहा है और क्या देखता है कि जिस समय फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा, प्रेमचंद भी परंपरा के अनुसार चेहरे पर एक अधूरी मुस्कान खींच लाए और वह अधूरी मुस्कान जिसमें एक उपहास छुपा है, एक व्यंग्य छुपा है। साथ ही जब वे प्रेमचंद के चेहरे को देखते हैं तो प्रेमचंद के भीतर का जो क्लेश है, उनका जो दुख तकलीफ है, वो स्वतः प्रकट होने लगता है। लेखक को ऐसा लगता है कि मेरे जो साहित्यिक पुरखे थे, साहित्यिक पुरखे से तात्पर्य है प्रेमचंद। प्रेमचंद को यहाँ पर एक विशेषण से नवाजा गया है, उन्हें साहित्यिक पुरखे कहा है कि मेरे जो साहित्यिक पुरखे थे उन्होंने ज़रा सा भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया कि उनकी ये फ़ोटो उनका उपहास का कारण भी बन सकती है। इससे अच्छा तो शायद वे फ़ोटो ना खिंचवाते, लेकिन अगले ही पल लेखक ये अनुमान लगाता है कि शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा और उस आग्रह को वे ठुकरा ना सके, इसलिए प्रेमचंद भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं और चौथे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं दिखावे की प्रवृत्ति पर आक्षेप। लेखक के अनुसार वर्तमान जीवन शैली जो है वो दिखावे की प्रवृत्ति पर आधारित है।
इसमें लेखक ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि लोग दिखावे के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट, मोटर कार और यहाँ तक कि दूसरों की बीवी भी उधार मांग ली जाती है। लेखक ने ये कुछ हास्यास्पद स्थितियाँ यहाँ पर बताई हैं कि जिस समय कोई व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने जाता है तो वो अपनी फ़ोटो को एक याद के तौर पर बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है। और साथ ही कई बार ये भी देखने में आया है कि जिस समय व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाने जाता है तो वह इत्र चुपड़ कर जाता है, मानो उस गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी इत्र लगाने के बाद महक देने लगेगी, सुगंध देने लगेगी। तो इस तरह से लेखक का कहना है कि वर्तमान समय जो है वो ऐसा है जहाँ व्यक्ति दिखावटी जीवन शैली वाला ही जीवन जीता है, लेकिन प्रेमचंद इनमें से नहीं थे। प्रेमचंद जो महान कथाकार रहे हैं, उपन्यास सम्राट और युग प्रवर्तक या जनता के लेखक इत्यादि उपनामों से और कई विशेषणों से नवाजे गए, वही प्रेमचंद अपने पैरों में जब फटा जूता देखते हैं या पहने हुए देखते हैं तो उन्हें ज़रा सी भी ग्लानि नहीं होती, लेकिन लेखक उनके लिए बेहद ग्लानि महसूस करता है कि आज इतना बड़ा साहित्यकार है लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही बदहाल हो चुकी है। और यही चिंता लेखक को अंदर ही अंदर परेशान किए जाती है। आगे बढ़ते हैं और 5वें बिंदु में हम देखते हैं लेखक ने अपने जूते की स्थिति के बारे में भी जिक्र किया है। लेखक बताता है कि माना प्रेमचंद का जूता फटा हुआ है, उसमें से अंगुली बाहर निकल रही है, लेकिन स्वयं लेखक के जूते की भी स्थिति कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेखक कहता है कि मेरा जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है लेकिन तलवा बिल्कुल घिस चुका है। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि वे प्रेमचंद की तरह बाह्य आडंबरों से मुक्त नहीं हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद जी जिनका पैर तो सुरक्षित है, बेशक उनकी अंगुली बाहर दिखाई दे रही है लेकिन पैर सुरक्षित है, पर लेखक पर्दे पर कुर्बान है। पर्दे से तात्पर्य है यहाँ पर दिखावे को बढ़ा चढ़ाकर बताना या अपनी कमियों को अपने अंदर छुपाए रखना, बाह्य आडंबरों पर कुर्बान होना। तो इस तरह से लेखक ने ये कहा कि मैं देखता हूँ कि तुम्हारी अंगुली बाहर दिख रही है लेकिन पाँव सुरक्षित है, परंतु मेरे साथ स्थितियाँ ऐसी नहीं हैं। मेरा पंजा नीचे से छिल चुका है, अंगूठा भी ज़मीन से घिसता जा रहा है, पर फिर भी मैं ऊपरी पर्दे पर यानी बाहरी बनाव श्रृंगार पर कुर्बान हुए जा रहा हूँ। साथ ही लेखक ने ये चीज़ भी कही है कि यदि कोई मेरी जीवनी बिना फ़ोटो के भी छाप दे तो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं कभी भी अपनी बदहाली को अपने फ़ोटो के माध्यम से जाहिर नहीं कर सकता। उसमें शायद प्रेमचंद जितना हौसला, उतना साहस नहीं है कि वो अपनी वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार कर सके। छठे बिंदु में हम देख रहे हैं कि प्रेमचंद की व्यंग्य मुस्कान का रहस्य। लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि प्रेमचंद अपनी व्यंग्य मुस्कान के माध्यम से क्या क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर प्रेमचंद की रचनाओं के प्रमुख पात्रों से लेखक ने एक अनुमान लगाया है। जैसे लेखक का कहना है कि शायद प्रेमचंद भी होरी की तरह, माधो की तरह या सुजान भगत की तरह नियम और बंधनों में बंधे रहे। आजीवन उन्होंने गरीबी का दंश झेला है और यही कारण है कि वे जीवन भर, लेखक जो हैं वो कलम के तो धनी रहे लेकिन पैसों के मामले में हमेशा उन्होंने तंगी का सामना किया। और उसके साथ साथ शायद लेखक का कहना ये भी है कि जिस तरह से कृष्ण भक्त कवि कुंभन दास का जूता भी घस गया था, उसी तरह से शायद हम लोगों का भी जूता घस गया है। कुंभन दास जो कि बादशाह अकबर से मिलने के लिए फतेहपुर सीकरी आया जाया करते थे और उस चीज़ का उन्हें बाद में अफसोस हुआ कि इस कारण मैं ईश्वर का नाम लेना भी भूल गया, क्योंकि व्यक्ति जब बाहरी आडंबरों पर न्यौछावर हो जाता है तो वो आंतरिक शक्ति के बारे में, अपने बारे में सोचना छोड़ देता है।
7वें बिंदु में बताया गया है जूता फटने का रहस्य। प्रेमचंद आजीवन कठोर चीज़ों को शायद ठोकर मारते रहे, क्योंकि जूता कब फटेगा? जब हम किसी कठोर चीज़ पर जाकर के अपना जूता आजमाएंगे, बार बार उस पर ठोकर मारेंगे। लेखक का कहना है कि जीवन मार्ग में आने वाले टीलों से प्रेमचंद कभी भी बचकर नहीं निकले, बल्कि उनके ऊपर प्रहार किया, और शायद यही कारण है कि उनका जूता फट गया। क्योंकि प्रेमचंद समझौतावादी नहीं बने, उन्होंने अपने नियम और धर्म का आजीवन बड़ी सख्ती के साथ पालन किया। हमेशा वे होरी की तरह ही नियम और धर्म के बंधन में बंधे रहे। तो यही शायद कारण था कि वे टीलों से तात्पर्य है समाज में व्याप्त बुराइयाँ। समाज में हम देखते हैं कि बहुत सी बुराइयाँ हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो किसानों की दुर्दशा, ज़मींदारी प्रथा, शराब वृत्ति, नशाखोरी, ये सारी सामाजिक बुराइयाँ आज भी समाज में मौजूद हैं। और जब प्रेमचंद ने इन्हीं सामाजिक बुराइयों रूपी बड़े से टीलों पर बार बार जब प्रहार किया, अपनी लेखनी के माध्यम से उसमें जनता को जागृत करने का प्रयास किया, तो शायद यही कारण रहा कि प्रेमचंद कभी भी इन टीलों से समझौता नहीं कर पाए और हमेशा उनकी स्थिति बड़ी ही बदहाल रही। अंतिम बिंदु में लेखक ने अनुमान लगाया है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद पाँव की अंगुली के माध्यम से शायद समाज में फैली घृणित बुराइयों की तरफ संकेत कर रहे हैं और अपने मुस्कान के माध्यम से जीवन मार्ग में तलवे का नाश करने वाले लोगों पर व्यंग्य कर रहे हैं। लेखक ये मानता है कि अंगुली भले ही बाहर आई है, लेकिन पाँव सुरक्षित है, अर्थात इसी के माध्यम से वे आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत रही है जिसने जीवन भर गरीबी का दंश झेला, लेकिन कभी भी उसके लिए वे शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। बेहद साधारण सा उनका पहनावा, उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व रहा और बड़े साहित्यकार होने के उपरांत भी उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। तो प्रेमचंद अपनी जो शख्सियत उन्होंने बनाई है, वो एक ऐसी शख्सियत बनाई उन्होंने जो बेहद सत्यवादी है, स्पष्टवादी है, नियमों में जकड़ा हुआ है, समझौता करने में विश्वास नहीं रखता, और उसके साथ साथ शायद एक ऐसा महान साहित्यकार जो बेहद साधारण जीवन जीता है। अगर हम उनके लिए कहें कि सादा जीवन उच्च विचार, तो यह पंक्ति प्रेमचंद पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी इसमें यहाँ समझाई है कि प्रेमचंद अपनी दुर्दशा पर, अपनी गरीबी पर कभी भी किसी के सामने भी हालात के लिए अपने इन हालातों के लिए हाथ नहीं फैलाते। वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, लेकिन उनमें कई बार वे असफल भी रहे। तो सारांशतः लेखक इस पाठ के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता है कि वर्तमान में युवा पीढ़ी को भी बाहरी बनाव श्रृंगार के बजाय जीवन में जो मूल्य हैं उन्हें महत्ता देना आवश्यक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।